इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वो सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने से टिका दिया। शासक का घुसा किसी मजबूत और पुष्ट पीठ पर उठता तो है, लेकिन न जाने कैसे बड़ी पीठ गायब हो जाती है और किसी निर्मल पीठ पर घुसा पड़ जाता है। बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लें तो आधी इज्जत बच जाती है। मैदान से भागकर शिविर में आ बैठने की सुखद अनुभूति का नाम है इज्जत। इज्जतदार आदमी ऊंचे झाड़ की ऊंची टहनी पर दूसरों के बनाए घोंसले में अंडे देता है। YouTube सतरंगी रे चैनल पर व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदमी किसी की पूजा क्यों करता है? वह उसकी पूजा तभी करता है जब वह साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से फेल हो जाता है और वह उससे जीत नहीं पाता। नीतिकारों को चाहिए कि पूजा को भी नीति में शामिल कर ले। अब 4 के बजाय 5 नीतियों का प्रतिपादन किया जाए। सत्ता के प्रतिष्ठान में भी सांप होते हैं, कुछ भीतर तो कुछ बाहर। आदमी की संगत में रहते रहते सांपों में भी आदमी का जहर भर गया है। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आज सम्मिलित हो रहे व्यंग्यकार राजेंद्र वर्मा। व्यंग्य साहित्य की सबसे अधिक पठनीय विधा है। इसका कारण शायद यही है कि पाठक अपने आसपास की विसंगति और विद्रूपताओं पर प्रहार पसंद करता है। व्यंग्य वास्तव में व्यक्ति और समाज की आलोचना है। उसका उद्देश्य खल चरित्रों की पहचान करना और उनका प्रतिकार करना है। व्यंग्य व्यवस्था का प्रतिपक्ष है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो वह उस पर उंगली रखता है। वह शोषित के साथ खड़ा होता है। इस प्रकार वह अपने सरोकार और प्रतिबद्धता के कारण जनप्रिय होता है। व्यंग्यकार राजेंद्र वर्मा का देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में व्यंग, कहानी, लघु कथाएं, कविताएं प्रकाशित होती रही है। आपकी रचनाएं काफ़ी समय से आकाशवाणी पर प्रसारित होती रही है। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में आप सरस्वती कार्यक्रम में समीक्षक रहे हैं तथा समय समय पर आपका रचना पाठ हुआ है। आपने गीत विधा की 2 पुस्तकें गीत शती और गीत गुंजन का संपादन किया है। आपने साहित्यिक पत्रिका अविरल मंथन का 7 वर्षों तक संपादन किया है। आपकी कुछ लघु कथाओं और गज़लों का पंजाबी में अनुवाद हुआ है तथा आपकी चुनी हुई कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपकी 25 कृतियों का प्रकाशन हुआ है, जिसमें 13 काव्य संग्रह, 7 कहानी, लघु कथा, आलोचना एवं प्रेरक साहित्य है। आपके व्यंग्य संग्रह की बात की जाए तो 5 व्यंग्य संग्रह मुझे ईमानदार मत कहो, पद पुराण, पेट और तौन, सत्ता रस और लक्ष्मी से अनबन है। आपके पुरस्कार और सम्मानों की बात की जाए तो आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का श्री नारायण चतुर्वेदी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, अखिल भारतीय लघु कथा सम्मान, कमलेश्वर कहानी सम्मान, शिवांशु स्मृति सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मान एवं 1.5 दर्जन साहित्यिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर सम्मानित किया गया है। सतरंगी रे टीम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं आज के व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग्य। नमस्कार, मेरे व्यंग्य का शीर्षक है सांप और आदमी। सांप और आदमी में गहरा नाता है। सांप खेतों में रहकर फसल को चूहों से बचाता है, बदले में आदमी नागपंचमी वाले दिन उसकी पूजा करता है, दूध पिलाता है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं। मूल बात यह है कि आदमी सांप से डरता है, खास तौर पर जब वह जानलेवा विषधर हो, जैसे नाग। इसलिए वह उसकी पूजा करता है। आदमी किसी की पूजा आखिर क्यों करता है? वह उसकी पूजा तभी करता है जब साम दाम दंड भेद वाली चारों नीतियां फेल हो जाती हैं और वह उससे जीत नहीं पाता। शास्त्रकारों को चाहिए कि अब वह पूजा को भी नीति का हिस्सा मान ले और 4 की जगह 5 नीतियों का प्रतिपादन किया करें। यूँ तो सांप की पूजा भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है, फिर भी आदमी सांप को अलग से पूजता है, उसे दूध पिलाता है,
ताकि वह उसको या उसके बच्चों को न डसे। सांप भी आदमी से डरता है, लेकिन वह हठी है। वह आदमी के घर में घुसकर रहता है। घर अगर कच्चा हो तो क्या कहने, लेकिन अब कच्चे घरों का चलन ही कहाँ रहा। फिर भी जो मकान बाहर से पक्के होते हैं उनकी फर्श अधिकतर कच्ची होती है और वह सांप के मतलब के होते हैं। ऐसे मकान वह चूहों के बिल में रहता है। सांप को पता है कि चूहा बिल वहीं बनाता है जहाँ आदमी की आमदरफ्त कम होती हो। सांप को इससे दो फायदे होते हैं, उसे खाना और मकान दोनों एक साथ मिल जाते हैं। फर्श सहित पक्के मकानों में सांप का दिल नहीं लगता। एक तो उसे किसी कोने में छिपकर रहना पड़ता है, दूसरे खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। कोठीनुमा मकान के भीतर सांप की दाल नहीं गलती। हाँ, उसकी लान में उसे रहने को जरूर मिल जाता है। सांप काले और गोरे दोनों रंगों के होते हैं। गोरा सांप अंग्रेजों के रंग वाला नहीं, बल्कि आर्यों के गेहुआ रंग वाला होता है। ऐसे सांप को गेहुअन भी कहा जाता है। ये देखने में उतना डरावना नहीं होता, पर इसके विष में कोई कमी नहीं होती। सांप विश्व भर में पाए जाते हैं, लेकिन दूध पिलाकर पूजा इन्हें भारत में ही जाता है। सांप की एक प्रजाति है नाग। ये खास किस्म का होता है और खतरनाक तो होता ही है, लेकिन आदमी तो आदमी है। वह नाग के साथ भी खेल सकता है। वह नाग के बच्चे को पकड़कर उसके विषदंत तोड़ देता है, फिर उसे एक टोकरी में डालकर दिन भर उसके फन का प्रदर्शन कर दाल रोटी कमाता है। सांप को दूध पसंद नहीं, फिर भी उसे चखना पड़ता है। जैसे किसी शाकाहारी को मांसाहार से घिन आती है, उसी प्रकार मांसाहारी को दूध से आती है। लेकिन ज़िंदगी सभी को प्यारी है, जो भी मिले उससे काम चलाना पड़ता है। सांप और आदमी में हमेशा छिड़ी रहती है, एक दूसरे की जान के दुश्मन। पता नहीं कौन सी पुरानी बात है कि दोनों बस दिल में रखे हुए हैं। मौका पाते ही हिंसक को उठते हैं। आदमी के हाथ में अगर डंडा हो तो उसे देखते ही सांप बिल तलाशने लगता है। बिल न मिलने पर वह तेजी से भागता है। भागते भागते जब थक जाता है तो बचाव में फुफकारता है। फन वाला फन काट कर फुफकारता है। आदमी तब डर जाता है। डंडा तो डंडा, वह मैदान छोड़कर भागता है। सांप चैन की सांस लेता है, लेकिन कभी कभी सीन बदल जाता है। आदमी को मौका मिला, उसने हिम्मत से काम लिया, डंडा चलाया और सांप ढेर हो गया। सत्ता के प्रतिष्ठानों में भी सांप रहते हैं, कुछ बिल्डिंग के भीतर तो कुछ बाहर। एक बार की बात है, मैंने भूतल से जोड़ तोड़ की सीढ़ी लगाई और विधान भवन की 8 मंजिली बिल्डिंग के 7वें तल पर पहुंचा। सोचता था वहां से 8वीं मंजिल के लिए जब हाँफते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं भूतल से एक एक सीढ़ी चढ़कर अनगिनत बाधाएं पार करके आया हूँ। राजनीतिक हल्के के लोग मेरे श्रम, परिश्रम, धैर्य और कर्मठ व्यक्तित्व का लोहा मानेंगे और मैं कोई सम्मानित पद पा जाऊंगा। पर मेरा सोच एकांकी सिद्ध हुआ। मैं प्रदेश की जनता को बधाई न था। हुआ ये कि जैसे ही मैंने 7वीं मंजिल पर पैर रखा, एक पालतू सांप ने मुझे डसा और मैं सीधे भूतल पर औंधे मुंह गिरा। ये तो कहिए कि किस्मत अच्छी थी कि सांप ने मुझे डसने से पहले कईयों को डसा था, इसलिए मैं बेहोश होकर ही रह गया, दिव्य लोक नहीं पहुंचा। भूतल पर जहाँ मैं गिरा था वहाँ मुलायम घास वाली कल्याणकारी भूमि थी। भूमि में एक पुराना गड्ढा था, उसमें एक पुराना सांप रहा करता था। दुर्योग से मैं सांप के आवास के पास ही गिरा था। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर वह गुस्से से बाहर निकला। उसे देख मैं डरा। मैंने भागना चाहा, पर मुझमें भागने की तार भी कहाँ बची थी। मैं पड़ा उसके डसने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसने डसने के बजाय मुझसे मानवीय संवेदना प्रकट की। प्रारंभिक परिचय के पश्चात बातचीत शुरू हुई। मैंने उसके अच्छे संस्कारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह भूतल पर क्यों जमा हुआ है, 8वीं मंजिल पर क्यों नहीं चला जाता।
उसने बताया कि वहाँ जाने में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, पहले कभी थी, पर उसके साथियों ने उसका पत्ता साफ कर दिया। अब उसकी कोई महत्वाकांक्षी शेष नहीं रही। अलबत्ता वो अपने साथियों को सबक जरूर सिखाना चाहता है, बशर्ते मौका लगे। बातचीत में उसने इच्छा प्रकट की कि यदि उसे कोई कैलाश पर्वत का रास्ता बता दे तो वह वहाँ अवश्य जाना चाहता है। अपने इष्ट देव शंकर जी की गर्दन और बाहों से लिपटकर अपना जीवन धन्य करना चाहता है। यहाँ आदमियों की संगत में रहते रहते उसके शरीर में आदमी का जहर भर गया है। इस कारण वह अपनी जात से भी निकाल दिया गया है। उसकी जात वालों को डर है कि कहीं उसने उन्हें गलती से काट लिया तो वे मर ही जाएंगे। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैंने उसे कैलाश जाने वाले एक जत्थे के साथ कर दिया। संयोग से मुझे भी साल भर बाद कैलाश पर्वत जाने का अवसर मिला। यूँ तो मेरी हैसियत न थी कि 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर मैं वहाँ जा पाता, लेकिन कुछ ऐसा जुगाड़ हो गया था कि एक सरकारी डेलीगेशन में मुझे शामिल कर लिया गया था, जो कैलाश मानसरोवर को पुनः भारत की भौगोलिक सीमा में लाने के लिए चीन सरकार से बातचीत के लिए बनाया गया था। बातचीत तो बहाना थी, उद्देश्य था कैलाश की मुफ्त यात्रा। कैलाश पर्वत पर पैर रखते ही मुझे वही विधानसभा वाला सांप मिला। मैंने जब उसका हालचाल पूछा तो वो रुआसा उठा, बोला, यहाँ से तो वहीं अच्छा था। यहाँ शंकर जी की कृपा उन्हीं पर है जिन्होंने अपने दांत तुड़वा रखे हैं। भोले बाबा के खास ठिकाने की चारदीवारी में प्रवेश की ये प्राथमिक शर्त है। मैं विकलांग होने की शर्त पर प्रवेश नहीं चाहता। अगर काम बन रहा हो तो विकलांग होने में क्या हर्ज है? जहाँ भी देखिए महत्वपूर्ण पदों पर विकलांग ही बैठे हैं। मैंने उसे समय के साथ चलने का सुझाव दिया। क्षमा करें, यह आदमियों का चरित्र है, मुझे आदमी नहीं बनना। मुझे सांप होने पर गर्व है। इतना कहकर वह अपने बिल में घुस गया। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग। दोस्तों, अभी सुना आपने व्यंग्यकार राजेंद्र वर्मा को, उनकी रचना सांप और आदमी। अगर आपको व्यंग्य पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी व्यंग्य लिखते हैं या आप व्यंग्यकार हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपना व्यंग्य वीडियो भेजिए, हम उसे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। मैं परवेश जैन आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।